आज हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूनिट 2 वन शॉट में कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। तो फिर हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, विंडोइंग एंड क्लिपिंग। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू डिस्प्ले दीज ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली ऑन द स्क्रीन वी नीड change their position, size and orientation. These changes are called transformation. यानी कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं या फिर ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। यानी कि वो पहले कुछ और ऑब्जेक्ट होगा और जब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स क्या होते हैं? मूव ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कहीं से उठा के और कहीं और पे रख दिए, यानी कि एक ही स्क्रीन में यहां से उठा के वहां कर दिए तो उसको ट्रांसलेशन कहेंगे और वो भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्केलिंग, स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग होता है रीसाइजिंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करना या बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करना, उसको स्केलिंग कहते हैं। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि रोटेशन, रोटेशन भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट रोटेट करना, उसको रोटेशन कहेंगे और रोटेशन भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी होता है कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज ले लेना तो उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। और शियरिंग, शियरिंग होता है मतलब कि खींचने टाइप का, मतलब कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे एक साइड से फोर्स दे रहे हैं, यानी कि मतलब मान के चलिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपका ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको अगर हम लोग इसको शेयर करेंगे, यानी यहां से अगर सिर्फ फोर्स देंगे, यानी इक्विवेलेंट फोर्स नहीं है, यहां से फोर्स लग नहीं रहा है, सिर्फ यहीं से फोर्स लग रहा है, तो फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है वो और भी ज्यादा टेढ़ा होके वो यहां तक ऐसे हो जाएगा, यानी कि इतना ज्यादा टेढ़ा होके ये इस तरह का से हो जाएगा, इस तरह का शेप पकड़ लेगा, इसको शेयरिंग कहेंगे। और अगर हम लोग वही चीज अगर हम लोग मान लीजिए कि इसको ऐसे कर देते हैं कि मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है और इसको हम लोग यहां से शेयर किए, यहां से शेयर किए, यहां से शेयर किए, तो ये क्या करेगा? ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये यहां से शेयर्ड हो गया, यानी कि यहां से टेढ़ा हो जाएगा। शेयरिंग ये होता है कि एक तरफ से झुका देना या फिर टेढ़ा कर देना, तो शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े? ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ठीक है, तो क्या है? ऑल ट्रांसफॉर्मेशन आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन बिकॉज मैट्रिसेस आर इफिशिएंट, सुटेबल फॉर कंप्यूटर इंप्लीमेंटेशन। देखिए हम लोग तो हाथ से कैसे भी करके मतलब स्केलिंग, रोटेशन ये सब कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में करना है स्केलिंग, रोटेशन या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स इजी पड़ता है कंप्यूटर को ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने में, ये सब इंप्लीमेंट करने में ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग चलिए ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन शिफ्ट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को बिना बदले किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहीं से कहीं रख देना, उसको ट्रांसलेशन कहेंगे। मतलब कि अगर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो हमारा यहाँ पे एक मान लीजिए हम लोगों ने ये यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया था, तो इसको हम लोग ऐसा ऐसा स्क्वायर उठा के यहाँ पे रख देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक और स्क्वायर ऐसे बना के हम लोग मतलब इसी स्क्वायर को उठा के यहाँ पे रख दिए, तो ये एक ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग करते कैसे हैं कि अगर मान लीजिए कि पहले आपका जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई था और हम लोग का जो ट्रांसलेशन फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है जो वो टी एक्स टी वाई है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नया हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्स वाई बन के आएगा, एक्स डैश और एक्स वाई जो नया कोऑर्डिनेट बन के आएगा, उसमें क्या होगा कि एक्स में टी एक्स को प्लस कर देंगे और वाई में टी वाई को प्लस कर देंगे, तो हम लोग का नया कोऑर्डिनेट बन के आ जाएगा। देखिए एग्जांपल के लिए अगर 3 4 आपका पुराना पॉइंट था, तो आपका जो नया पॉइंट आएगा और आपका जो ट्रांसलेशन फैक्टर है वो अगर 2 - 1 है, तो आपको जो नया पॉइंट आएगा 3 + 2 5 आएगा और 4 + -1 होगा 3, तो फिर आपका नया पॉइंट आएगा 5,3। यानी कि अगर आपके इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था 4,3 था, तो आपका जो ये पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट 5,3 होगा। और वैसे ही हम लोग अगर हम लोग को इस पूरे मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग को शिफ्ट करना है, यानी ट्रांसलेशन करना है, तो फिर ये चारों पॉइंट्स का जो ट्रांसलेशन के बाद पॉइंट बन के आएंगे उनका अगर कोऑर्डिनेट हम लोग को जानना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके इनका कोऑर्डिनेट जान सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर होता है स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यही ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट को अभी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है आपका और इसी ऑब्जेक्ट को आपको बड़ा करना है, यानी कि इसी स्क्वायर शेप का ही हो लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को बड़ा किए, यानी कि स्केलिंग इज द चेंज इन द साइज
साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे स्केलिंग। और यहाँ पे क्या होता है, एस और एस जो होते हैं वो स्केलिंग फैक्टर कहलाते हैं। यानी कि अगर हम लोग को हमारा पुराना कोऑर्डिनेट एक्स और वाई था, तो हम लोग अगर उसमें स्केलिंग फैक्टर यानी कि एस और एस वाई का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हम लोग को नया कोऑर्डिनेट एस एक्स डैश और वाई डैश मिल जाएगा। अगर एस एक्स 1 से बड़ा है, यानी कि आपकी जो स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू है 1 से बड़ी है, तो वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ा होगा, यानी एनलार्ज होगा हॉरिजॉन्टली। और अगर एस वाई की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो फिर वो वर्टिकली भी एनलार्ज होगा। और अगर एस एक्स की वैल्यू कम है 1 से, तो फिर वो हॉरिजॉन्टली श्रिंक होगा। और एस वाई की वैल्यू अगर 1 से कम है, तो फिर वो वर्टिकली श्रिंक होगा। और अगर ये दोनों की वैल्यू 1 से कम है, तो वो पूरा मिला जुला के ओवरऑल श्रिंक होगा। अगर दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ओवरऑल वो एनलार्ज होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। टाइप्स ऑफ स्केलिंग क्या होती है कि यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग होती है मतलब कि हर तरफ से हम लोग बराबर बड़ा करते हैं, यानी कि एस एक्स जो होता है एस वाई की इक्वल होता है, यानी कि जितना हम लोग स्केलिंग फैक्टर यूज करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, उतना स्केलिंग फैक्टर यूज करते हैं वाई एक्सिस के लिए। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग होती है। स्केलिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट रिक्वायर्स ट्रांसलेशन टू ओरिजिन, स्केलिंग एंड ट्रांसलेशन बैक। ठीक है, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट के अबाउट हम लोग रोटेट करते हैं। तो अक्सर ये जो हम लोग रोटेशन करते हैं, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई एक्सिस है, इसमें हम लोग ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, इसको हम लोग रोटेट कर दिए मतलब इस एंगल में कर दिए। तो ये जो मान लीजिए कि पहले ये एंगल था, ये ऐसे था, यहाँ पे थीटा एंगल था, ठीक है, ये थीटा एंगल था। और अब क्या हो गया कि रोटेट करने के बाद इसका कुछ ओरिएंटेशन इस टाइप का हो गया, इस टाइप का ओरिएंटेशन हो गया। तो अब ये एंगल कैसा हो गया, ये एंगल यहाँ की बजाय अब यहाँ पे जाने लगा, यानी कि ये जो थोड़ा सा एंगल बढ़ गया है, तो इसको हम लोग इस एंगल को हम लोग वो बोलेंगे रोटेटिंग एंगल। और ये एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है फॉर रोटेशन बाय एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग का जो नया कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश और वाई डैश, कैसे पता चलेगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे हम लोग x sin थीटा प्लस y cos थीटा। क्लॉकवाइज रोटेशन इज ऑब्टेन्ड बाय नेगेटिव एंगल। देखिए वही बात है कि अगर आप ए एंगल में अगर एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं किसी भी एंगल को, तो उसमें थीटा लिखेंगे, और अगर इसी एंगल को क्लॉकवाइज नापेंगे तो उसमें माइनस थीटा लिखेंगे। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन्वॉल्व 3 स्टेप, ट्रांसलेट बैक टू ओरिजिन, ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट टू ओरिजिन, रोटेट एंड ट्रांसलेट बैक। ठीक है, देखिए अब हम ये तीनों ऑपरेशन का, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में याद रखिए कि आपको एक कोऑर्डिनेट को 1 मानना होता है, यानी कि ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसमें ये जो है tx ty और 1, ये आपका कहते हैं वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपकी यही होगी। और स्केलिंग मैट्रिक्स में ये एस एक्स एस वाई आपको बताया कि स्केलिंग फैक्टर होते हैं, ये 1 होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स की वजह से मिल जाता है। और रोटेशन मैट्रिक्स में ये सब वैल्यूज तो आपको पता ही होंगे कि ये सब वैल्यू हम लोग ऊपर पढ़े ही थे कि एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, तो वैसे ही लिखा हुआ है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा, तो वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1 होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स की वजह से। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहीं पे आ गया, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स आर an extended coordinate system used in computer graphics to represent all geometric transformation, especially translation using matrix multiplication। अगर हम लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, तो हम लोगों को होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अक्सर 3x3 के मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई करने में सुविधा होती है, इसलिए हम लोग 3x3 का ऑब्जेक्ट वो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इसलिए उसको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स करते हैं, कि ताकि आपका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो और आपका जो कोऑर्डिनेट्स हो उसका ऑर्डर भी सेम हो। इसीलिए अगर 2D में कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई, तो उसको हम लोग 2x2 के मैट्रिक्स में ना रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग सीधे उसको 3x3 के मैट्रिक्स में करने के लिए एक्स वाई और 1 करके मैट्रिक्स बना लेते हैं। यानी कि आपको 3x3 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स बनाने होते हैं, यानी कि जो कि होमोजेनियस हो मैट्रिक्स के ऑर्डर के, मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर हो वो और मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सेम हो, इसलिए आपको 3x3 बनाना पड़ेगा। यानी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए आपके
ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसीलिए हम लोग x, y और 1 ले लेते हैं तीसरा एलिमेंट। ठीक, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाइड और टू एन ऑब्जेक्ट इन सीक्वेंस इट इज कॉल्ड अ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि एक सीक्वेंस में दो या दो से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाते हैं हम लोग तो फिर उसको कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि हम लोग एक साथ अगर स्केलिंग, रोटेशन, ट्रांसलेशन सब अगर एक साथ ही लगा रहे हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहले स्केलिंग करना चाहते हैं, फिर रोटेशन करना चाहते हैं, फिर ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, यानी T1, T2, T3 एक ऑर्डर करना चाहते हैं। तो जो हम लोग की कंबाइंड मैट्रिक्स है, यानी कि जो हम लोग की एक मैट्रिक्स बन के आएगी तीनों करने के बाद, वो मैट्रिक्स T होगी। तो फिर हम लोग को जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि T3 पहले होगा, T3 को हम लोग T2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर T2 को T1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करा जाएगा हमेशा। अगर आपका ये ऑर्डर है ट्रांसफॉर्मेशन का तो आपका रिवर्स ऑर्डर होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ये बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे? याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो अभी हम लोग पढ़े नहीं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन प्रोड्यूसेस मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग एक पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन देखते हैं कि मतलब एक एक्सिस के अबाउट क्या, मतलब उसका रिफ्लेक्टेड वर्जन क्या होगा। यानी कि हम लोग को मान लीजिए कि ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग को देखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पहले तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस के मतलब x एक्सिस को अगर हम लोग मान के इसका मिरर इमेज निकालें तो फिर ये कुछ ऐसा बन के आएगा। तो वही हम लोग को पता करना है कि इसके अगर कोऑर्डिनेट ये मान लीजिए कि x y है तो ये x डैश y क्या होना चाहिए। ठीक है, और अगर y एक्सिस को मतलब सरफेस मान के अगर हम लोग इसका मिरर इमेज निकालें तो हम लोग को पता करना है कि ये एक्स वाई क्या होगा, ये एक्स डैश और वाई डैश क्या होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन निकालना, इसको सरफेस को बेसिस मान के। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आपको रिफ्लेक्शन निकालना है तो आपको ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से यूज करना होगा और प्लस एक मैट्रिक्स ऐसे लिखना होगा। आपको ऐसे मैट्रिक्स में क्या करना होगा, एक्स वाई और 1 तीन एलिमेंट होंगे आपके मैट्रिक्स में और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो आपको नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सेम वैसे ही y एक्सिस के अबाउट भी आपको करना है, तो बस यहाँ पे जहां -1 था वहां पे यहाँ पे -1 होगा और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, आप y एक्सिस के अबाउट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कि दोनों x मतलब कि y और x दोनों के अबाउट मतलब क्या ओरिजिन के अबाउट अगर करते हैं, आपको रिफ्लेक्शन निकालना है ओरिजिन के अबाउट, तो आप सीधे क्या करिएगा कि x और y कोऑर्डिनेट को वो कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा। यानी कि अगर आपका कोऑर्डिनेट 2,3 है तो उसका कहते हैं अगर ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालना तो क्या होगा 3,2। ठीक है, ये याद रखिएगा। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग जैसे आपको मैंने बताया था, शेयरिंग स्लैंट्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम लोग आपको बताया था कि अगर ये एक स्क्वायर है और इसको हम लोग यहां से शेयर फोर्स देते हैं तो फिर ये क्या होगा, यहां से ऐसे स्लैंट कर जाएगा, यानी कि ऐसे यहां से टेढ़ा हो जाएगा और जो नया ऑब्जेक्ट बन के आएगा ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का ऑब्जेक्ट होगा। तो शेयरिंग के लिए कैसे करते हैं कि x डायरेक्शन में अगर शेयर हो रहा है तो जो हमारा x डैश कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x प्लस SHX, यानी कि ये आपका शेयरिंग फैक्टर है। x एक्सिस में शेयरिंग फैक्टर है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे y से। अगर x डायरेक्शन में हम लोग शेयर कर रहे हैं यानी कि हम लोग का शेयरिंग फोर्स x डायरेक्शन का है तो हम लोग को ऐसे निकालना है। अगर y डायरेक्शन का शेयरिंग फोर्स है तो y डैश इज इक्वल्स टू y SHY, यानी कि शेयरिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इनटू x। यानी कि अगर आपका शेयरिंग फोर्स इस तरह से है y डायरेक्शन में ऐसे हो या फिर ऐसे हो। ठीक है, और स्टीयरिंग मैट्रिक्स कैसे होती है, जैसे कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को अगर यूज करके करना है हम लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं स्टीयरिंग मैट्रिक्स के लिए। हम लोग देखते हैं व्यूइंग पाइपलाइन क्या होता है। व्यूइंग पाइपलाइन इज द सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशन दैट कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स फॉर डिस्प्ले। देखिए, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग कैसे अपनी स्क्रीन में दिखा सकते हैं, उसके लिए हम लोग व्यूइंग पाइपलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, व्यूइंग पाइपलाइन का आप देखते हैं हम लोग की स्टेजेस क्या होती है व्यूइंग पाइपलाइन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को पता करते हैं कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को लगाने होंगे ताकि वो जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसको स्क्रीन के अंदर बनाया जा सके। तो कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट पता करते हैं स्क्रीन में। पोजीशन ऑब्जेक्ट्स इन द स्क्रीन, यानी कि हम लोग कैसे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उस ऑब्जेक्ट को इस स्क्रीन में, मतलब उन सारे ऑब्जेक्ट्स को जो हम लोग को रियल वर्ल्ड में दिख रहे हैं उनको इस
स्क्रीन में सेव किया जा सके। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज विजिबल, यानी कि हम लोग को कौन सा पार्ट, हम लोग एक तरफ से देख रहे हैं तो हम लोग कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है बस उसी को विजिबल कराना है। डिफाइंस द कैमरा एंड व्यूअर पोजीशन, कोऑर्डिनेट कन्वर्ट्स वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स टू व्यू कोऑर्डिनेट्स, ये बात आपको बताया कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को व्यू कोऑर्डिनेट्स यानी आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चेंज करता है। क्लिपिंग क्या होता है? क्लिपिंग रिमूव्स पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड द व्यूइंग विंडो। देखिए आपका जो विंडो है यानी कि आपका स्क्रीन है, वो स्क्रीन का जो साइज है उसके बाहर के जो ऑब्जेक्ट हैं यानी कि उसको हटा के, मतलब स्क्रीन साइज के से जो बड़े ऑब्जेक्ट होंगे उनको हमको देखना है नहीं, तो उनको क्लिप किया जाता है। क्लिप किया जाता है मतलब उनको हटा दिया जाता है। तो क्या होती है, इससे इंप्रूव होती है इफिशियंसी इंप्रूव होती है। विजिबल पोर्शन, ओनली विजिबल पोर्शंस आर प्रोसीड फर्दर, यानी कि जो पोर्शन उस सिर्फ विंडो में दिखाया जा सकता है, यानी जिसका साइज उस विंडो के हिसाब से सही है उसी को बस दिखाया जाता है, बाकी सबको नहीं दिखाया जाता है। और विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मैप द सेलेक्टेड विंडो टू द व्यू पोर्ट ऑन द स्क्रीन, यानी कि हम लोग जो विंडो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कितने रेजोल्यूशन का विंडो सेलेक्ट कर रहे हैं और कितना हम लोग को दिख रहा है, तो उसको हम लोग मैपिंग करते हैं। और क्या होता है? मेंटेन्स एस्पेक्ट रेशियो हम लोग पढ़े थे कि करते हैं वो इमेज का विड्थ और हाइट का रेशियो हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि आपको सारे के सारे इमेज क्लियरली विजिबल हो। कन्वर्ट्स व्यू कोऑर्डिनेट्स टू नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद क्या करते हैं? डिवाइस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कन्वर्ट्स नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स टू एक्चुअल स्क्रीन पिक्सेल्स, यानी हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग जो व्यू कोऑर्डिनेट्स थे यानी कि कैसे कैसे हम लोग कैसे उस सारे रियल वर्ल्ड सीन को अपने स्क्रीन में सेव करना है, कैसे स्क्रीन में बनाना है, उसके लिए हम लोग व्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब व्यू कोऑर्डिनेट्स से हम लोग नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं ताकि हम लोग को जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस विंडो साइज से बड़े हैं या बाहर के हैं उसको रिमूव करने का हम लोग नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब उसको हम लोग पिक्सेल्स के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एक्चुअल स्क्रीन पिक्सेल्स के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से हमारी फाइनल इमेज बन के आती है, ठीक है, जो डिस्प्ले होती है आपके डिवाइस पे। अब व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए हम लोग देखते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स टू व्यू कोऑर्डिनेट्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द व्यूअर। अगर देखिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना ताकि हम जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स को उसी ओरिएंटेशन में, उसी पोजीशन में जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं वैसे ही हम लोग स्क्रीन पे देखें तो सेम ओरिएंटेशन और सेम पोजीशन का ऑब्जेक्ट देखें, उसको करना, उसको व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए विंडो हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है तो हमारा जो व्यू पोर्ट होगा वो स्क्रीन कोऑर्डिनेट होगा। अब लोग देखते हैं कि क्यों व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड इन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, the viewer may be placed at any position, we need to align the scene with the viewer's coordinate system, making viewing independent of object placement। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि कैसे व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले हम लोग पता करते हैं कि पोजीशन ऑफ द व्यूअर का पोजीशन क्या है, ठीक है। डिफाइंस द व्यूइंग डायरेक्शन, यानी कि हम लोग किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, व्यूअर किस डायरेक्शन में देख रहा है, फिर उसके हिसाब से हम लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं किसको क्लिप करना है, किसको नहीं क्लिप करना है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ठीक है। अब लोग पढ़ते हैं कि विंडो और व्यू पोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विंडो और व्यू पोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। और विंडो इज द सिलेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि अगर आपका विंडो होता है मतलब कि बड़ा सा आपका एरिया, पूरा बड़ा सा स्क्रीन जिसको हम लोग जिसमें कि दिखा सकते हैं पूरे इमेज को। लेकिन व्यू पोर्ट क्या होता है, वो एरिया जो हम लोग का सिर्फ स्क्रीन का वो एरिया जो दिखाया जो मतलब एक्चुअली जिस पे डिस्प्ले कराया जा सकता है, यानी कि ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और ये एक्चुअल स्क्रीन होता है आपका। और क्या होता है विंडो, इट डिफाइंस व्हाट पार्ट ऑफ द सीन इज टू बी व्यूड, यानी कि कौन सा आपका जो सीन डिजाइन करना चाहते हैं उसका कौन सा पार्ट दिखाया जाना चाहिए। और व्यू पोर्ट क्या होता है, इट डिफाइंस वेयर ऑन द स्क्रीन द सीन विल अपीयर, यानी कि व्यू पोर्ट ये बताता है कि आपका सीन कहां दिखाया जाना चाहिए। ये बताता है कि किस पार्ट, कौन सा सीन का कौन सा पार्ट दिखाया जाना चाहिए, और ये बताता है कि कहां पे दिखाया जाना चाहिए, यानी वो सीन कहां पे दिखाया जाना चाहिए आपके स्क्रीन पे। ये क्या होता है, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे होता है और ये स्क्रीन कोऑर्डिनेट पे होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये होता है यूज्ड ड्यूरिंग द व्यूइंग एंड क्लिपिंग स्टेज, व्यूइंग और क्लिपिंग स्टेज पे ये यूज होता है। और ये क्या होता है, विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग, और जब हम लोग विंडो को व्यू पोर्ट से मैप करते हैं तब हम लोग का व्यू पोर्ट का काम आता है। कंट्रोल्स विजिबल पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, controls the size and position of the displayed image, changing the window changes the what we seen, changing it the viewport changes how and where it is seen, ठीक है, इतना सब पता है आप लोग को। क्लिपिंग,
क्लिपिंग क्या होता है देखते पढ़ते हैं हम लोग। क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पोर्शंस ऑफ ग्राफिक प्रिमिटिव्स लाइक लाइंस, पॉलीगन्स, कर्व्स और टेक्स्ट दैट लाई आउटसाइड अ डिफाइंड रीजन कॉल्ड द व्यू पोर्ट और क्लिपिंग विंडो। ठीक है, तो क्लिपिंग होता है मतलब कि अननेसेसरी जो पार्ट्स हैं जो कि मतलब हम लोग को मतलब आपके विंडो में फिट नहीं हो रहे हैं, उनको क्लिप कर देना, उस पोर्शन को हटा देना आपके ग्राफिक्स में से, उसको क्लिपिंग कहते हैं। पर्पस क्या है? ओनली द विजिबल पार्ट ऑफ द सीन इज सेंट टू द डिस्प्ले, दिस इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड एंश्योर्स ऑब्जेक्ट आउटसाइड द व्यू आर नॉट ड्रॉन। ठीक है, ये तो समझ पढ़ के समझ में आ रहा है। ये सब थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन आपको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप थ्योरी पोर्शन खुद पढ़ लीजिएगा। हम बस एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जहां पे दिक्कत होगी वहां पे हम बताएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही पढ़ते चलते हैं। क्लिपिंग कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द प्रिमिटिव बीइंग क्लिप्ड। देखिए कितने तरह की क्लिपिंग होती है। पॉइंट क्लिपिंग डिटरमाइंस इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड द क्लिपिंग विंडो और नॉट। मतलब हम लोग इस पॉइंट क्लिपिंग में देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्या क्लिपिंग विंडो के अंदर आएगा कि नहीं। और लाइन क्लिपिंग क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि लाइन, ये जो लाइन है ये क्लिपिंग विंडो के अंदर आएगा कि नहीं। ये जो पॉलीगन है वो पॉलीगन विंडो के अंदर आएगा कि नहीं। रिमूव द पोर्शन ऑफ द पॉलीगन आउटसाइड द क्लिपिंग रीजन। कर्व क्लिपिंग होता है कि हम लोग कर्व का पता करते हैं कि कर्व का कितना पार्ट विंडो के अंदर आएगा, कितना पार्ट विंडो के बाहर जाएगा। और टेक्स्ट क्लिपिंग क्या होता है? टेक्स्ट क्लिपिंग इंश्योर्स दैट टेक्स्ट इज ओनली विजिबल इनसाइड द विंडो, यानी कि अगर कोई हिस्सा टेक्स्ट का बाहर जा रहा है विंडो के तो उसको हम लोग क्लिप कर देते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं ताकि वो हिस्सा भी अंदर वो हिस्सा नेक्स्ट लाइन में आ जाए और आपको विजिबल हो जाए, क्योंकि बाहर जो हिस्सा चला गया उसको आप देख तो पाएंगे नहीं। फीचर्स क्या होते हैं? विंडोइंग और क्लिपिंग में क्या डिफरेंस होता है? विंडोइंग यानी सेलेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, और क्लिपिंग क्या होता है? रिमूविंग पार्ट्स आउटसाइड द विंडो। पर्पस क्या होता है? टू फोकस। पर्पस क्या होता है? टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया टू मेक ओनली विजिबल पार्ट्स अपीयर। प्रोसेस ऑर्डर क्या होता है? पहले देखिए विंडोइंग होगी फिर क्लिपिंग होगी, क्योंकि पहले हम लोग को ये पता चलना चाहिए कि क्या हम लोग को दिखाना है, उसके बाद ही हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कितना पार्ट उसका दिखिए विजिबल होगा, कितना पार्ट विजिबल नहीं होगा। और अफेक्ट्स ग्राफिक, नो जस्ट सेट्स व्यूइंग रीजन। विंडो से सिर्फ हम लोग व्यू रीजन सेट करते हैं, और क्या ये अफेक्ट करता है ग्राफिक को? क्लिपिंग, हाँ क्लिपिंग अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आपकी जो इमेज होती है, आपकी जो विजुअल्स होते हैं उसके कुछ पार्ट को कट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफिक होता है वो थोड़ा अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है? कैमरा फ्रेमिंग, और इसका क्या है? लाइन और पॉलीगन ट्रिमिंग। देखिए लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम है, ये बहुत सारे लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम आप लोगों को पढ़ने हैं, पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम पढ़ने हैं, कर्व क्लिपिंग पढ़ना है, टेक्स्ट क्लिपिंग पढ़ना है, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। कोहेन-सुदरलैंड क्लिपिंग एल्गोरिदम। देखिए ये सब एल्गोरिदम जितने भी हैं, इनका जितना भी न्यूमेरिकल है वो हम आप लोग को इस वीडियो के मतलब इस यूनिट के पार्ट 2 वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो जिसमें आप सारे के सारे न्यूमेरिकल एक जगह पे मिल जाएंगे, उन सबको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या कैसे करना होता है। इसमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन का भी कवर किया जाएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम क्या होता है? यूजेस रीजन कोड्स आउटकोड्स टू क्विकली डिटरमाइन वेदर अ लाइन इज कंप्लीटली इनसाइड, कंप्लीटली आउटसाइड और पार्शियली इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। डिवाइड द स्पेस अराउंड द विंडो इन 9 कैटेगरी, 9 रीजन्स। देखिए 4 बिट आउटपुट क्या होता है एक पॉइंट के लिए? 1 का मतलब क्या होता है? टॉप क्या होता है? मतलब कि y मैक्स से ज्यादा है। अगर मान लीजिए देखिए आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मान लीजिए आपका, अरे देखिए मान लीजिए कि ये आपका विंडो है, ये आपका विंडो है, आपका ये y मैक्स होगा, ये y मैक्स होगा। अगर आपका जो y आ रहा है वो y मैक्स से भी ज्यादा है, मतलब आपका y यहां पे कहीं आ रहा है, तो क्या है? ये टॉप है, यानी कि आपके टॉप के भी टॉप में चला गया है, यानी कि y मैक्स के भी ऊपर है। और अगर y मिन, यानी कि ये y मिन है, तो y मिन से भी अगर कम आ रहा है, यानी आपका y यहां पे आ रहा है, तो यानी कि वो बॉटम से भी बॉटम में है। अगर मान लीजिए कि x मैक्स से ज्यादा आपका x की वैल्यू आ रही है, यानी कि x मैक्स यहां पे होगा, उसकी वैल्यू यहां पे x मैक्स से ज्यादा आई है, यानी ये भी क्लिप करना होगा इस रीजन को भी। अगर लेफ्ट, यानी कि आपका मान लीजिए x मिन भी यहीं पे होगा, x मिन यहां पे है और आपका जो वैल्यू आया है जो लाइन का है वो कुछ लाइन का एक एंड पॉइंट यहां पे आ रहा है, यानी कि ये जो इतना बड़ा लाइन का हिस्सा होगा इसको कट करना होगा। ठीक है, यही चीज इसमें मतलब कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में हम लोग यही पता करते हैं कि लाइन का कितना हिस्सा हम लोग को अपने विंडो के अंदर है, कितना हिस्सा बाहर है, जिस हिसाब से हम लोग क्लिपिंग कर सकें। ईच पॉइंट इज असाइंड एन आउटपुट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द विंडो। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं?
कंप्यूट आउट कोड्स फॉर बोथ एंड पॉइंट्स, मतलब दोनों एंड पॉइंट्स के लिए हम लोग आउट कोड डिसाइड करेंगे। आउट कोड यानी कि यही जो मैंने आपको बताया अभी, ये बाहर कौन सा, वो कहीं टॉप के ऊपर तो नहीं है, कहीं बॉटम के नीचे तो नहीं है, कहीं मतलब लेफ्ट में तो नहीं है, विंडो के राइट में तो नहीं है, ये सब हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, ट्रिवियल एक्सेप्ट यानी इफ बोथ आउटपुट्स आर 0 0 0 द लाइन इनसाइड एंड ड्रॉ इट। देखिए इसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके लिए 1 असाइन किया जाएगा, इसके लिए 2 असाइन कर दिया जाएगा, इसके लिए 3 असाइन कर दिया जाएगा, इसके लिए 4 असाइन कर दिया जाएगा। तो अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स है, यानी कि सारे के सारे मतलब कि ना इसके इधर लेफ्ट में है, ना इसके इधर ऊपर है, ना इसके नीचे है, ना इसके नीचे है, और ना इसके राइट में है, तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी कंडीशन फॉल्स है, यानी आपका 0 0 0 है। और 0 0 0 होगा मतलब कि आपका पूरा जो इमेज है, पूरा जो लाइन है वो इसके अंदर है, विंडो के अंदर है, और विंडो के अंदर है तो इसका मतलब है कि आपको उस लाइन का एक भी पार्ट क्लिप नहीं करना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रिवियल रिजेक्ट और मतलब इफ बिट वाइज एंड ऑफ आउट कोड्स नॉट इक्वल टू 0 देन लाइन कंप्लीटली आउटसाइड डिस्कार्डेड। If neither trivial accept nor reject clip line against window and edge corresponding to a set bit in the outcode, update the end point with intersection point, recalculate outcodes and repeat। ये चीज लिखा हुआ है। अब इस एल्गोरिथम का क्या एडवांटेज है पढ़ लेते हैं। सिंपल एंड एफिशिएंट फॉर रेक्टेंगुलर विंडोज, रेक्टेंगुलर विंडो के लिए बहुत अच्छी होती है एल्गोरिथम ये। रेड्यूसेस अननेसेसरी इंटरसेक्शन कैलकुलेशंस, इंटरसेक्शन कैलकुलेशन को कम करता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि नॉट सुटेबल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर विंडो, यानी अगर आपका विंडो नॉन रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर नहीं है, तो उसके लिए सुटेबल नहीं है। और मल्टीपल इटरेशंस में बी नीडेड फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस, मतलब बहुत सारा अगर आपका लाइन अजीबोगरीब तरह का है, बहुत सारे अगर आपके ऑब्जेक्ट में लाइन है तो आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, आपको सारे के सारे केसेस को अज्यूम करने के लिए, केसेस को देखने के लिए। तो एक और एल्गोरिदम है लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम, ये लियांग-बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो इसमें हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इक्वेशन यूज करते हैं। देखिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इक्वेशन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कैलकुलेट्स इंटरसेक्शन पैरामीटर U1 U2 एंड विंडो बाउंड्री। तो देखिए इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। देखिए रिप्रेजेंट लाइन पैरामेट्रिकली defines line clipping inequalities based on window boundaries, compute p q values for each boundary। देखिए ये सब कंडीशन लिखी हुई है, कंप्यूट p by q, ये सब न्यूमेरिकल हम कराएंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा। अभी के लिए इसको बस थ्योरी पढ़ लीजिए। बस इतना याद रखिए कि लियांग-बार्स्की में पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज होता है। इसका एडवांटेज क्या है, मोर इफिशिएंट देन कोहेरेंस टू द लैंड स्पेशली फॉर लाइंस मोस्टली आउटसाइड द विंडो। अननेसेसरी कंपैरिजन इसमें नहीं होता है, और अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं होता इसमें। और डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म यूज हो रहा है। और क्या होता है कि आपका क्या होता है, वर्क्स बेस्ट फॉर रेक्टेंगुलर विंडो, ये सिर्फ बहुत अच्छे से सिर्फ रेक्टेंगुलर विंडो पे काम करेगा, और अगर रेक्टेंगुलर विंडो नहीं है तो थोड़ा मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो इसी के लिए फिर आती है लाइन क्लिपिंग अगेंस्ट नॉन रेक्टेंगुलर विंडो। अगर आपका विंडो रेक्टेंगुलर नहीं है, यानी कि आपका स्क्रीन जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, तो उसके लिए कौन सी क्लिपिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे, ये जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लिपिंग अ लाइन अगेंस्ट non-rectangular window means removing the portions of the line that lie outside an arbitrary shaped window, convex or concave. The window can be polygonal, सर्कुलर और एन आर्बिट्री क्लोज्ड कर्व। विंडो किसी भी तरह का हो सकता है, कोई पॉलीगन का शेप ले सकता है, कोई सर्कुलर शेप ले सकता है, या फिर हो सकता है कि वो कोई भी क्लोज्ड कर्व की तरह शेप हो, वो डिफाइंड ना हो कि कौन सा कर्व शेप है वो। अनलाइक रेक्टेंगुलर विंडो, सिंपल रीजन कोड्स और पैरामेट्रिक मेथड्स ऑफन डोंट वर्क। ये इसमें जो नॉन रेक्टेंगुलर विंडो है उसमें रेक्टेंगुलर विंडो के सारे एल्गोरिदम फेल कर जाते हैं। तो फिर हम लोग को नया एल्गोरिदम की जरूरत पड़ेगी। साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम इसके लिए यूज होता है। इसका आइडिया क्या है कि अ जनरल पैरामेट्रिक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगन विंडोइंग। आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव पता ही होगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि जिसमें भी एक भी एंगल अगर 180 से, सॉरी ये तो पॉलीगन नहीं है, देखिए अगर आपका एक भी इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा बड़ा है तो आपका वो पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इसमें ये एक एंगल आपका 180 से बड़ा है, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अगर सारे के सारे एंगल आपके 180 से कम है तो फिर आपका सारे इंटीरियर एंगल अगर 180 से कम है तो आपको कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इसमें वेक्टर मैथमेटिक्स यूज होता है।
रिप्रेजेंट द लाइन पैरामेट्रिकली, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज होता है। ईच कॉन्वेक्स पॉलीगन कंप्यूट द नॉर्मल वेक्टर टू द एज पॉइंट आउटवर्ड, यानी कि नॉर्मल वेक्टर को कैलकुलेट किया जाता है हर पॉइंट के लिए। डिटरमाइन एंटरिंग एंड लीविंग पॉइंट यूजिंग यू मीन एंड यू मैक्स फॉर ऑल एजेस। यू मीन इज लेस देन यू मैक्स, द लाइन इंटरसेक्ट द पॉलीगन अदरवाइज इट इज आउट। क्लिप द लाइन यूजिंग यू मीन एंड यू मैक्स। इसमें यू मीन और यू मैक्स कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मल वेक्टर के थ्रू, और उसी के थ्रू इसमें डिसाइड किया जाता है कि वो पर्टिकुलर लाइन अंदर है कि बाहर है, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है? वर्क्स ऑन एनी कॉन्वेक्स पॉलीगन मोर जनरल देन लियांग-बार्स्की पॉलीगन, वो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स विंडो पे वर्क करता है, और क्या है कि रिक्वायर्स वेक्टर मैथ एंड नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है। इतना था। और अब हम लोग को पढ़ना है कि पॉलीगन क्लिपिंग के लिए कौन कौन सा एल्गोरिथम है। तो पॉलीगन क्लिपिंग के लिए सबसे पहला एल्गोरिथम है सुदरलैंड-हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इसका आइडिया क्या है कि वर्क्स फॉर कॉन्वेक्स क्लिपिंग विंडो, यानी कि अगर आपका विंडो का जो शेप है कॉन्वेक्स टाइप का है तो फिर इसके लिए काम करेगा। ये जो एल्गोरिथम है वो काम करता है। क्लिप्स द पॉलीगन एज बाय एज अगेंस्ट ईच बाउंड्री ऑफ द क्लिपिंग विंडो। ये जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन के एक एक एज को डिसाइड करता है कि वो विंडो के अंदर है कि नहीं। मान लीजिए कि आपका विंडो कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का विंडो है, और आपने एक मान लीजिए पेंटागन बनाया, तो सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। मान लीजिए कि आपने एक पेंटागन बनाया, पेंटागन कुछ इस टाइप का पेंटागन बन जाए। मान लीजिए ये कुछ पेंटागन बनाया आपने, पेंटागन बनाया, ठीक है, ये कुछ पेंटागन बनाया। तो पेंटागन का ये कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है। तो इसमें जानते क्या करता है, ये इस पॉलीगन के जितने भी लाइन सेगमेंट्स है, यानी कि ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट, ये तीसरा लाइन सेगमेंट, ये चौथा लाइन सेगमेंट और ये पांचवा लाइन सेगमेंट, ये पांचों लाइन सेगमेंट को चेक करेगा कि इसमें से कौन सा लाइन सेगमेंट इस जो विंडो का साइज है उसके अंदर है, कौन सा बाहर है, और उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि कौन सा पार्ट जो पॉलीगन का होगा वो विंडो के अंदर होगा, कौन सा पार्ट बाहर होगा। क्लिप द पॉलीगन, ये तो पढ़े हम लोग। इनपुट पॉलीगन वर्टिसेस आर प्रोसेस्ड सीक्वेंशियली एंड द आउटपुट वर्टिसेस आर अपडेटेड आफ्टर ईच एज। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं रेक्टेंगुलर विंडो के लिए? स्टार्ट विद द पॉलीगन वर्टिसेस इन ऑर्डर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हम लोग एक या तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में निकालते हैं, वो चेक करेंगे एजेस को, या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में चेक करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? क्लिप आफ्टर क्लिप अगेंस्ट लेफ्ट बाउंड्री फॉर ईच एज ऑफ द पॉलीगन। केस 1 बोथ एंड पॉइंट्स इनसाइड आउटपुट एंड वर्टेक्स। केस 2 फर्स्ट पॉइंट इनसाइड, सेकंड पॉइंट आउटसाइड, आउटपुट इंटरसेक्शन पॉइंट। थर्ड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड, सेकंड इनसाइड, आउटपुट इंटरसेक्शन प्लस सेकंड वर्टेक्स, बोथ आउटसाइड, नथिंग आउटपुट। देखिए ऐसे कंडीशन बताया कि कौन कौन से कंडीशन में हम लोग को कैसे कैसे इस पॉलीगन के हिस्से को अंदर रखना है और बाहर रखना है। रिपीट फॉर राइट, टॉप, बॉटम बाउंड्रीज यूजिंग अपडेटेड वर्टेक्स लिस्ट। द फाइनल आउटपुट इज क्लिप पॉलीगन, ठीक है। ये पता चल गया। एग्जाम्पल क्या है? ये एक एग्जाम्पल बताया आप लोग को, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं हम लोग ये पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? सिंपल टू इंप्लीमेंट, सिंपल होता है इंप्लीमेंट करने में। वर्क्स वेल फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, उसके लिए आसानी से वर्क कर जाता है। सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग मेक्स इट इफिशिएंट फॉर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन में ये थोड़ा इजी पड़ता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज है कि कैन नॉट हैंडल कॉन्केव क्लिपिंग विंडोज, यानी कि ये कॉन्केव क्लिपिंग विंडो के लिए उतना अप्लाई नहीं कर सकते हैं जितना कॉन्वेक्स क्लिपिंग के लिए कर सकते हैं। और क्या होता है? द नंबर ऑफ वर्टाइसेस मे इंक्रीज आफ्टर ईच क्लिपिंग एज। एक अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने एक हिस्से को क्लिप कर दिया, जैसे कि ये देखिए, ये एक विंडो था, बड़ा सा विंडो, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे ये ऐसे करके एक पॉलीगन बनाया, ठीक है। पॉलीगन बन गया, तो इसमें अगर मान लीजिए कि ये हिस्सा हम लोग बाहर निकालते हैं, इतना हिस्सा अगर बाहर, ये एज का ये हिस्सा बाहर निकाल दिए और ये हिस्सा अंदर रह गया, तो इसमें क्या होगा कि ये एक और एज बन के नया आ जाएगा और इससे बहुत सारे पॉइंट जनरेट होंगे। तो यही बात ये बोला है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस मे इंक्रीज आफ्टर ईच क्लिपिंग एज, यानी एक एज को क्लिप करने के बाद और भी ज्यादा वर्टाइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, वर्टाइसेस का नंबर इंक्रीज हो सकता है। अब फिर इस एक पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम के लिए एक और क्लिपिंग एल्गोरिथम, पॉलीगन क्लिपिंग के लिए एक और एल्गोरिथम है, व्हीलर-अथर्टन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इसका आइडिया क्या है कि वर्क्स फॉर कॉन्केव पॉलीगन। ये देखिए हम पिछला कैसा था, कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए था, ये कॉन्केव पॉलीगन और कॉन्केव क्लिपिंग विंडो के लिए है। यानी कि ये पिछले के जो डिसएडवांटेजेस थे, जो ड्रॉबैक्स थे, उसको ये मतलब सही कर ले रहा है। अब क्या होता है? हैंडल्स मल्टीपल इंटरसेक्शंस, प्रोड्यूसेस मल्टीपल आउटपुट पॉलीगन्स इफ
नेसेसरी, यानी कि इसमें बहुत सारे पॉलीगन बन के आते हैं अगर नेसेसरी हो तो। यूजेस लिंक लिस्ट टू स्टोर पॉलीगन एंड क्लिपिंग विंडो वर्टाइसेस, इसमें लिंक लिस्ट फॉर्म में लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है उस पॉलीगन के डेटा को स्टोर करने के लिए। क्या स्टेप्स होते हैं इसमें? आइडेंटिफाई ऑल इंटरसेक्शन बिटवीन पॉलीगन एजेस एंड क्लिपिंग विंडो एजेस, मार्क इंटरसेक्शन पॉइंट्स एज एंटरिंग और लीविंग पॉइंट्स, मतलब पॉलीगन कहां पे विंडो से इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग पता कर लेंगे और उसी हिसाब से हम लोग उस पॉलीगन को क्लिप कर देंगे। स्टार्ट एट एन इंटरसेक्शन पॉइंट एंड ट्रैवर्स पॉलीगन वर्टाइसेस until you reach the next intersection. Follow polygon edges inside the window. Switch to clipping window edges when leaving the polygon. Repeat until all intersection points are processed to form a clipped polygon. मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हम लोग ऊपर अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसकी जो जितनी भी एजेस हैं इसको क्लिप करने के बाद हम लोग इस क्लिप करने के बाद इसको हटा देंगे और फिर जो हिस्सा बच जाएगा, जो एजेस का हिस्सा बच जाएगा, उन सब हिस्सों को हम लोग ले लेंगे और फिर इस तरह से हम लोग का पॉलीगन क्लिप हो जाएगा। तो हम लोग पहले तो चेक करें कि ये जो विंडो का ये जो लिमिट है, इस लिमिट के बाहर कितने कौन से एजेस हैं और फिर उस एजेस को हटा के जो हिस्सा बच जाएगा पॉलीगन का, उस हिस्से को हम लोग अपने जो स्क्रीन में उसमें विजिबल करा देंगे और हम लोग का इस तरह पॉलीगन क्लिप हो जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या है? कैन हैंडल कॉनकेव पॉलीगन को और नॉन रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो को हैंडल कर सकता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। और क्या होता है? प्रोड्यूसेस एक्यूरेट क्लिपिंग पॉलीगन, एक्यूरेट मतलब पॉलीगन क्लिप करने के बाद भी एकदम एक्यूरेट होता है, इसमें मतलब कि अप्रोक्सीमेशन का यूज नहीं किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने होते हैं, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके लिए लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना होता है, इसलिए ये थोड़ा और ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है इंप्लीमेंट करने में। और कहता है कर्व क्लिपिंग। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं कर्व क्लिपिंग क्या होती है। कर्व क्लिपिंग is the process of removing and ignoring portions of the curve that lie outside a definite viewing region clipping window so that only the part of the curve inside the window is displayed on the screen। देखिए कर्व क्लिपिंग क्या होता है कि हम लोग एक कर्व है, मान लीजिए कि ये हमारा विंडो है और ये हम लोग एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये कर्व है, इस कर्व में कौन सा हिस्सा विंडो के अंदर आएगा और कौन सा हिस्सा बाहर जाएगा। मान लीजिए इतना कॉम्प्लेक्स कर्व नहीं लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर्व लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक कर्व है, तो इसमें ये हिस्सा विंडो के बाहर है और ये हिस्सा विंडो के अंदर है। तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि कैसे हम लोग पता करें कि कौन से कर्व का हिस्सा अंदर है और कौन सा कर्व का हिस्सा बाहर है। ठीक है, पर्पस क्या है? डिस्प्ले इफिशिएंसी को इंप्रूव करना डिस्प्ले के। और क्या है? सीन मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग को जो सीन हम लोग बनाना चाहते हैं वो सीन सही से बन पाए। अवॉइड्स आर्टिफैक्ट्स, यानी कि आर्टिफैक्ट्स को अवॉइड करना। कर्व्स आउटसाइड द विंडो माइट एक्सटेंड इंडेफिनेटली, क्लिपिंग प्रिवेंट्स देम फ्रॉम इंटरफियरिंग विद द विजिबल सीन। टाइप्स क्या होते हैं कर्व क्लिपिंग के? बीजियर कर्व हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बी स्प्लाइन कर्व मतलब इसको भी क्लिप किया जाता है। पैरामेट्रिक कर्व और पॉलिनोमियल कर्व, सर्कुलर आर्क्स, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप आराम से इसको बस पढ़ लीजिए अभी के लिए, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में। क्लिपिंग इज अप्लाइड टू ऑल दिस कर्व्स to ensure only the visible portion is rendered। चैलेंजेस क्या होते हैं कर्व क्लिपिंग के? कर्व क्लिपिंग चैलेंजेस होते हैं मल्टीपल इंटरसेक्शन, यानी कि हो सकता है कि ये जो कर्व हो वो विंडो पे कई जगह पे, देखिए यही लिखा है कि अ कर्व कैन एंटर एंड लीव क्लिपिंग विंडो मल्टीपल टाइम्स क्रिएटिंग मल्टीपल विजिबल सेगमेंट्स। यानी कि ये देखिए ऐसे में जो कर्व बनाया था इसमें क्या हो रहा है कि ये बहुत जगह पे विंडो को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 जगह पे विंडो को कट कर रहा है। तो फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीपल इंटरसेक्शन हो सकते हैं, इसलिए इसको क्लिप करना जरूरी है। कंटिन्यूअस नेचर, अनलाइक लाइंस कर्व्स आर कंटिन्यूअस एंड नॉन लीनियर, सो सिंपल एंड पॉइंट चेकिंग इज नॉट इनफ। इसमें देखिए ये नॉन कंटिन्यूअस होता है ना, क्योंकि लाइन होता है जो कंटिन्यूअस होता है मैनर में, तो इसमें ये नॉन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए इसमें सिर्फ एंड पॉइंट को चेक करके आप ये नहीं बता सकते कि उसका कौन सा हिस्सा अंदर होगा कौन सा हिस्सा बाहर होगा। शेप प्रिजर्वेशन, इसमें जैसा शेप है वैसा ही शेप आपको प्रिजर्व करना है, इसलिए आपको कर्व क्लिपिंग जरूरी है। Complexity curves can be defined mathematically via control points, which makes determining the visual portion more complicated and than straight lines। Practical consideration क्या है कि बाउंडिंग टेक्निक को बताता है, मल्टीपल सेगमेंट्स को बताता है। एप्लीकेशन क्या है? कैड सिस्टम, एनिमेशन, प्लॉटिंग ग्राफ और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचता है कि टेक्स्ट क्लिपिंग क्या होता है। टेक्स्ट क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट टू अ predefined viewing area or clipping window so that the only the part of the text inside the window is visible। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि
ये एक विंडो है, इस विंडो में ऐसे लिखते 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 बाहर चले गए विंडो के, और ये हिस्सा जो विंडो के बाहर है ये विजिबल नहीं हो रहा है, तो इस हिस्से को हम लोग उठा के यहां पे लिखना होगा। तो इसी को बोलते हैं टेक्स्ट क्लिपिंग, यानी यहां से उठा के फिर यहां लिखना, सो दैट ओनली द पार्ट और टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द विंडो इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। टेक्स्ट दैट लाइज outside the clipping window is hidden or truncated. This is particularly important in graphical user interface, charts and CAD application. ठीक है, टेक्स्ट क्लिपिंग मेथड क्या होते हैं? ऑल और नथिंग स्ट्रिंग क्लिपिंग, ऑल और नथिंग कैरेक्टर क्लिपिंग, कंपोनेंट ग्लाइफ क्लिपिंग। और पर्पस क्या होता है? टेक्स्ट क्लिपिंग का पर्पस क्या होता है? प्रिवेंट ओवरफ्लो, यानी कि आपका टेक्स्ट जो बाहर ना जाए, इसके लिए आप मतलब यूज होता है टेक्स्ट क्लिपिंग। इंप्रूव विजुअल अपीयरेंस, यानी कि आपका विजुअल अपीयरेंस अच्छा हो, इसलिए यूज होता है टेक्स्ट क्लिपिंग। इफिशियंसी को बढ़ाता है, ठीक है। हाउ टेक्स्ट क्लिपिंग वर्क्स कॉन्सेप्चुअली, डिफाइन अ क्लिपिंग विंडो। पहले तो हम लोग एक क्लिपिंग विंडो डिफाइन कर लेंगे। चेक टेक्स्ट पोजीशन, टेक्स्ट कहां पे लिखा जा रहा है पहले वो, फिर वो पता करेंगे। फिर देखेंगे कितना पोर्शन उसका विजिबल है, कितना नहीं है, और उसके बाद फिर मास्किंग और रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? GUI विंडो चार्ट्स एंड ग्राफ्स में यूज होता है, स्क्रोलिंग टेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। और क्या है? क्लिपिंग और रैपिंग में क्या डिफरेंस है? क्लिपिंग हाइड्स टेक्स्ट आउटसाइड द विंडो, रैपिंग मूव्स ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट टू अ न्यू लाइन और एरिया, ठीक है, समझ गए। क्लिपिंग में मतलब उसको टेक्स्ट को हटा दिया जाएगा सीधे, और रैपिंग में क्या होगा कि उस जो टेक्स्ट बाहर जा रहा है उसको नेक्स्ट लाइन में लाएंगे। पार्शियल क्लिपिंग क्या होता है? इफ पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर लाइज इनसाइड द विंडो इट मे बी पार्शियली डिस्प्लेड डिपेंडिंग ऑन द ग्राफिकल सिस्टम। पार्शियल क्लिपिंग में क्या होता है कि मतलब अगर कोई कैरेक्टर बाहर जा रहा है, आधा अंदर आधा बाहर है, तो उसको पूरी तरह से आधा विजिबल किया जा सकता है। इंप्लीमेंटेशन का होता है ऑफन डन बाय हार्डवेयर एक्सेलरेशन और सॉफ्टवेयर मास्किंग डिपेंडिंग ऑन द ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम द सेकंड चैप्टर थ्योरेटिकल सेक्शन। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग अपने पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आपका पार्ट 2 वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं और अपना न्यूमेरिकल सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जो रिलेटेड है, चाहे वो कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिदम का हो, या फिर लियांग बार्स्की एल्गोरिदम का हो, या फिर सुदरलैंड फॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम का हो, जो भी जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में डिस्कस किए गए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी रेडी हो सके, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।